हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे पहले भी मैं आपको कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़े पेचीदा टॉपिक भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा पाऊं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे कि जो टॉपिक का नाम है वो क्या है कि तारे का जन्म या जीवन चक्र हम कह सकते हैं, या अगर हम या तो हम इसको ये कह ले तारे का जीवन चक्र, या फिर कह ले तारे का जन्म और मृत्यु, या लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो तारे का जो जन्म और मृत्यु है वो क्या है? देखो, सबसे पहली बात ये है कि तारा यानी कि जो स्टार है उस पर हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। देखो, फोकस इसलिए कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो ग्रह यानी कि प्लेनेट है पृथ्वी, ठीक है, या हमारे ग्रह के अलावा भी बाकी बहुत सारे जो ग्रह हैं, ठीक है, जो हमारा पूरा सौर मंडल है ना, वो पूरा का पूरा जो जगमगाता है यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है, यानी कि सन है। ठीक है, और सन यानी कि सूर्य भी एक तारा है। तो सूरज का जो रोल है वो हमारे लिए, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रह के लिए बहुत ही ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो सूरज है क्या? वास्तव में एक स्टार है, यानी कि तारा है, इसलिए हम तारे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, उसमें हमारी केवल जो भी जितनी भी आकाशगंगा हम कह सकते हैं कि लगभग उनमें करीब 100 अरब के आसपास तारे होते हैं। तो तारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब बात यह है कि आखिर ये तारे हैं क्या, बनते कैसे हैं, खत्म कैसे होते, क्या कहानी इनकी, वो पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखो, तारे हैं क्या, हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ बादलों की बात करूं, ठीक है, ये क्या है? बादल है। ठीक है, और भी हमने जैसे कुछ बादल बना लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये बादल है, इस तरह से बादल फैले हुए हैं। अब देखो, जो भी बादल हैं ये किसके हैं? तो ये जैसे अगर हम हीलियम की बात कर लें, ठीक है, उससे भी पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है, तो हीलियम, हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ अन्य गैसेस, ठीक है, धूल मिट्टी के कण आदि, ठीक है, इनके ही बादल है। मेरी बात समझना, हमारी जो आकाशगंगा है उसके अंदर क्या है कि इस तरह की बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य कुछ गैसेस है छोटी छोटी, ठीक है, जैसे नियोन है, कार्बन, इस तरह की। और इसके अलावा कुछ धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सबकी ये बादल है ना। अब बादल एक बहुत बड़े हिस्से में है। अच्छा, बादल के अंदर होते क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, है ना, वो क्या बिखरे हुए हैं। अच्छा, जब यही बादल क्या है कि पास में आते हैं, बात समझ, जब ये बादल क्या होता है? पास में आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जितनी भी ये गैसें बिखरी हुई हैं ये थोड़ा सा पास में हो जाती हैं। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से पास में हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो तारे का जो निर्माण है वो होना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ ना, मैंने क्या बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, और कुछ गैसेस के मैंने जो मेन गैस है उनके नाम मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, और अन्य गैसों जब बात करेंगे तो उसमें नियोन है, कार्बन है, इस तरह की जो गैसेस हैं होती हैं। ठीक है, अब ये गैसेस क्या है कि पूरी फैली हुई हैं। जब ये गैसें गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से थोड़ा सा पास में आती हैं, ठीक है, इनके जो कण हैं वो आपस में क्या होता है? पास में आते हैं, तो इस तरह से संघनित हो जाती हैं। यानी कि जो जो गैसेस बिखरी हुई हैं, जिनके बादल बहुत बड़े एरिया में बिखरे हुए हैं, वो थोड़ा सिकुड़ गए, पास में आए। ठीक है, जब ऐसी स्थिति होती है तब हम इसको नाम देते हैं आदि तारा। ठीक है, क्या नाम देते हैं? आदि तारा। और एक चीज और समझना, क्या कि ये जो बादल है यानी कि वो बादल है या वो गैस के बादल जिनसे तारे का निर्माण होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे यहां नाम लिख दे रहा हूं, इसे कहते हैं स्टेलर नर्सरी। ठीक है, अच्छा, नर्सरी जो जगह होती है ना, नर्सरी का मतलब होता है कि जहां पर किसी चीज का पालन पोषण होता है या जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, तो उस चीज को हम नर्सरी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूलों में भी आपने देखा होगा नर्सरी क्लासेस होती हैं, पौधों की नर्सरी होती है, ठीक है, तो जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, पालन पोषण होता है। ठीक है, तो हमने इसको स्टेलर नर्सरी क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि जो तारे का शुरुआती रूप है वो कहां से बना? इन्हीं बादलों से बना। ये बात समझ में? ठीक है, तारों का जो शुरुआती रूप है वो कहां से बना? इन्हीं बादलों से बना, है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? स्टेलर नर्सरी कहा। ठीक है, और जब ये जो बड़े 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 एरिया में बादल फैले हुए थे वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से थोड़े से सिकुड़े, है ना, तो सिकुड़ के जब जो आकृति बनी उसको हमने क्या कहा? आदि तारा कहा। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, क्या बन गया? आदि तारा। अब थोड़ा और बात समझना, अब तो भाई आदि तारा हो गया, फिर क्या हुआ कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या करता है? चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो जब शुरू में जो कुछ कण थे गैसेस के बादल के, वो आपस में पास में आए, है ना, तो क्या शुरुआती तारे का जो शुरुआती चरण था वो बना, जिसको हमने क्या कहा? आदि तारा का। ठीक है, अच्छा, अब जब और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा उस पर और ज्यादा, ठीक है, तो वो कण जो थे और पास में आए। जब और पास में आए तो एक जो एग्जैक्ट तारा होता है जैसा होना चाहिए उसका निर्माण हुआ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पूर्ण तारा।
ठीक है भाई, फिर क्या बन गया, पूर्ण तारा बन गया। इतनी बात समझाई। पहले क्या हुआ था, पहले आदि तारा बना। आदि तारा है क्या, कि तारे की शुरुआत होना, है ना, यानी कि शुरुआती जो रूप है। और उसके बाद क्या हुआ, जब और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा, है ना, तो उसकी वजह से जो कण थे गैसेस के वो और पास में आए, और पास में आए तो पूर्ण तारे का निर्माण हो गया। और जैसे कि तारे हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसका निर्माण हो गया। इतनी बात सबको समझ आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि जब, अच्छा, अब सबसे पहले आप एक चीज और समझना जरूरी है कि तारा तो बन गया, ठीक है, लेकिन तारे में तो आपने देखा होगा कि जितने भी तारे होते हैं वो कभी किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, ठीक है। सूर्य जो होता है, सूर्य एक तारा है जो दूसरे का प्रकाश नहीं चमकता, सूर्य का खुद का प्रकाश है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं कि जैसे अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, क्यों, क्योंकि चंद्रमा एक तारा नहीं है, स्टार नहीं है। चंद्रमा क्या चीज है, एक सैटेलाइट है, या फिर हम कह सकते हैं उपग्रह है। ये बात समझा कि ठीक है, क्या है, उपग्रह, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसके अलावा अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो वो भी एक तारा नहीं है, तो उसका भी खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अगर हम पृथ्वी की बात कर लें, बृहस्पति की बात कर लें, मंगल ग्रह की बात कर लें, या हम चंद्रमा की बात करें, मून की, ये सारे के सारे सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य क्या चीज है, एक तारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तारे जितने भी हम देखते हैं, है ना, ये किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। तारों का खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है। लेकिन बात यह आती है कि तारे चमकते कैसे, इनके पास खुद की ऊर्जा आई कहां से, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जितने भी तारे होते हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है, ये लगभग 71% पाई जाती है, ठीक। और हीलियम जो गैस है, ठीक है, ये लगभग 27% के आसपास पाई जाती है, ठीक है, लगभग 27%, ठीक है। अब इसका मतलब ये अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको और इसको मिलाएंगे तो ये जाएगा लगभग कितना, ये आपका हो जाएगा करीब करीब 98% के आसपास, ठीक है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो अदर गैसेस होती हैं, जैसे ना कार्बन, नियॉन टाइप की जो गैसेस हैं, ठीक है, वो पाई जाती हैं, और वो लगभग 2% के आसपास हम कह सकते हैं। बात समझना आप मेरी, ठीक है। तो किसी भी तारे में अगर हम एवरेज देखेंगे तो जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 71%, हीलियम कितना होता है, 27% के आसपास, और अदर गैसेस जो है वो 2% के आसपास। इतनी बात समझा कि ठीक है। अब होता क्या है कि यही गैसें मिलके, है ना, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब ये नाभिकीय संलयन होता है क्या, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। मेरी बात समझे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अब ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं जगह बना लूं। मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा जहां से हमने शुरू किया है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद क्या है कि हम नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है यहां पे समझते हैं, नाभिकीय, ठीक है, संलयन, ठीक है। अब देखो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दो प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है विखंडित हो जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। जब कोई नाभिक अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है तो वो नाभिकीय विखंडन होता है, और जब कुछ नाभिक मिल के एक नाभिक बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नाभिकीय संलयन हो जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में अगर हम देखें तो इसमें होता क्या वास्तव में कि हाइड्रोजन को हम H से दिखाते हैं, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक। हाइड्रोजन के 4 नाभिक जब मिलकर, ठीक है, हीलियम, ये क्या करते हैं, आपस में सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर जब हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि ऊर्जा, एनर्जी या प्रकाश का स्रोत होती है किसी भी तारे में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है वो हमारे किसी भी तारे में होती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। अब आगे देखो क्या होता है, आगे क्या होता है, जो हमारा तारा था, मैंने आपको बताया ना कि हमारा पूर्ण तारा बन गया, ठीक है। जो पूर्ण तारा था, पूर्ण तारा ये बन गया। अब इसके बाद ये जो है, यही पूर्ण तारा हमारा बाद में चल के आगे चल के रक्त दानव, या जिसे इंग्लिश में रेड जाइंट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रक्त दानव देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो होता क्या कि
प्रक्रिया क्या है नाभिकीय संलयन को नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हीलियम है, हीलियम किसी भी तारे में लगभग 71% होता है, सूरज में भी इतना ही है, ठीक है। और जो हीलियम सॉरी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 71% है, और हाइड्रोजन क्या करता है कि हीलियम में कन्वर्ट होता है। मेरे यहाँ पे तो यही तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बात समझ ना, हाइड्रोजन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता रहता है, हीलियम में। मेरी बात समझना ध्यान से, हीलियम में, ठीक है। यही तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हाइड्रोजन है और ये मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, किसी जो भी तारा होता है, जैसे सपोज जो यहाँ पे मैं तारा बना देता हूँ, ठीक है, ये तारा है, इस तारे का जो केंद्र होता है इसे क्रोड भी कहा जाता है। ये यहाँ पे जो मैंने डार्क कलर का कर दिया, मेरी बात समझना, ठीक है। किसी भी तारे का जो केंद्र है ना, उसके केंद्र में ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। किसी भी तारे के केंद्र में यानी कि क्रोड में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। अच्छा, धीरे धीरे करके, है ना, जब पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो हीलियम है, ठीक है ना, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में हो जाता है। मेरी बात समझना है। तो क्या होता है कि इसकी जो ये सतह है ना, बीच वाला जो पोर्शन है, ये ठोस हो जाता है। मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया, जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और हीलियम कई बार कार्बन में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो बीच वाली सतह कैसे हो जाती है, ठोस हो जाती है। और ठोस होने के बाद क्या होता है, ये लाल हो जाती है, इसका रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ने लगता है। जैसे किसी लोहे को आप गर्म कर दो ना तो लाल सा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे लाल दानों कहा या रक्त दानव कहा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ रक्त दानव लिखाइए साथ साथ, अगर हम लाल दानव कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाल दानव या रक्त दानव, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाने लगता है, लाल दानव कहा जाने लगता है। इतनी बात समझ में आई। देखो, तारा मैंने पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेलर नर्सरी क्या होते हैं, बादल होते हैं जिनसे तारों का निर्माण होता है। उसके बाद उन बादलों से जब तारे का शुरुआती रूप बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदि तारा कहते हैं। आदि तारा में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो पूर्ण तारा बन जाता है। और पूर्ण तारे में जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो जो केंद्र है वो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है, और ठोस होकर लाल हो जाता है। तो लाल जब हो जाता है तो वो उसका कलर लाल दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से इसे हम लाल दानव कहने लगते हैं। तारे का ही नाम है लाल दानव, है कि तारे का नाम है, उसकी अवस्था है ना, उसकी एक स्थिति है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लाल दानव कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझा गई, ठीक है। तो यहां तक हम समझ के अच्छा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया रुक जाती है क्योंकि पूरा पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब लाल दानव के बाद हम आते हैं किस पे, सुपरनोवा पे। अच्छा, एक तो जो स्थिति है वो और भी होती है, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट है पेपरली वो सब मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो सुपरनोवा में क्या होता है। सुपरनोवा एग्जैक्टली है क्या, ये भी तारे की ही एक स्थिति है। जैसे तारे में शुरू में मैंने क्या बताया कि आदि तारा बताया, फिर मैंने पूर्ण तारा बताया, फिर मैंने लाल दानव बताया, अब सुपरनोवा बता रहा हूँ, ठीक है। और सुपरनोवा जो है कई बार इसे सुपरनोवा विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट। तो ये सुपरनोवा वास्तव में होता क्या है ना, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। जो सुपरनोवा है वो है क्या, देखो सुपरनोवा में दो चीज होती है। जब किसी भी तारे का द्रव्यमान, जब तारे का द्रव्यमान, ठीक है, जब किसी तारे का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान ठीक है से बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। देखो सुपरनोवा में होता है क्या, सुपरनोवा तारे की वह स्थिति है ना, और कौन सी स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कंडीशंस क्या होती है। पहली तो ये है, ठीक है, कि जब किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वह तारा, है ना, लाल दानव, या फिर जैसे हमने रक्त दानव भी कहा था, जिसे जब कोई तारा लाल दानव की स्थिति प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तब सुपरनोवा की घटना होती है। अब कैसे होती है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझ लिया ना। देखो थोड़ी सी जगह के लिए यहाँ पे मैं इसको हटाना चाहूंगा, आप लोग वीडियो को बैक करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके।
देखो अब क्या होता है, बात समझना। सुपरनोवा में होता क्या है, मैंने क्या बताया, सुपरनोवा की घटना क्या है। सुपरनोवा की घटना में पहली बात तो, जब देखो द्रव्यमान का मतलब क्या है, तारे आपने देखो कि छोटे बड़े भी होते हैं। जब किसी तारे का द्रव्यमान कम होता है तो वो तारा छोटा होता है, जब किसी तारे का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो वो तारा बड़ा होता है। ठीक है, सिंपल समझाया। अच्छा, अब तारे जो होते हैं ना, सूर्य भी एक तारा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे तारे जो सूरज से बहुत बड़े हैं, बहुत सारे तारे सूरज से छोटे हैं, है ना। हम अपनी आंखों से देखते हैं, उससे नहीं, उस पे मत जाना, ठीक है। हम पूरे अगर गैलेक्सी की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, है ना, तो हम देखते हैं ना कि या हम अपने सौरमंडल से बाहर जाके देखें तो हम देखेंगे ऐसा है। और अब ये सौरमंडल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सूरज से बड़े हैं, लेकिन बस अंतर क्या है कि वो सूरज से ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। बात समझ ना, ठीक है। तो है क्या कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब वह तारा लाल दानों की स्थिति को प्राप्त कर ले। लाल दानों की स्थिति क्या होती है कि जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही होती है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, और जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो बीच की जो सतह वो कैसी ठोस हो जाती है, और जो प्रक्रिया वो अपने आप रुक जाती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, लाल दानों की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी दो कंडीशन होती हैं, मेरी बात समझिए, जब ऐसी दो कंडीशन होती हैं तो इस कंडीशन में बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, हीलियम में हो जाता है, हीलियम में। ठीक है, फिर हीलियम जो है ये बदल जाता है कार्बन में। ठीक है, फिर जो कार्बन ये किसी ठोस धातु में बदल जाता है, जैसे एग्जांपल ले ले तो लोहा। ठीक है, इसमें बदल जाता है। अब बात समझना, जो हमारा तारा था, तारे के अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी, कौन सी, नाभिकीय संलयन की, उस प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में। फिर हीलियम कार्बन में, कार्बन, और कार्बन से लोहा में कन्वर्ट हो गया। अब जब लोहे में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ठोस हो जाएगा भाई, तारे का जो अंदर का हिस्सा वो कैसा ठोस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उसका तापमान एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से भयानक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट में तारा बिल्कुल बिखर जाता है, खत्म होने की स्थिति पहुंच जाता है। उसे ही सुपरनोवा या सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि तारा जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट होकर और हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तारे की कहानी है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब तारा, कोई भी तारा नया बनता है तो बनने से लेकर उसके खत्म होने तक, है ना, उसकी बहुत सारी स्टेज होती है, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है, देखो लिखा टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है, और ये क्या, कलर यानी कि रंग। अब कभी भी आसमान में देखना, अगर आज तक नहीं देखा है तो आज आप क्या करना कि रात में छत पर जाकर आसमान की ओर ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर बादल साफ है, आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको तारों के जो रंग है वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, है ना। अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो कोई तारा ऐसा होगा जो आपको नीला से दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नीला, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो सफेद दिखाई पड़ेंगे, कुछ आपको हल्का पीलापन होगा, किसी में हल्का लाल सा होगा, है ना। इस तरह से अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, और नहीं टेलीस्कोप से देखेंगे तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो कलर होते हैं वो तारे की स्थिति को दिखा, तारा कितना नया है कितना पुराना। तो कोई भी तारा, ठीक है, जब अपनी चरम सीमा पे होता है, यानी कि बिल्कुल नया तारा होता है, और हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिस पावर होता है, तो उस समय उसका जो कलर है वो कैसा, नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगर तारा नीला दिखाई पड़ रहा है मतलब वो अपनी जवानी की स्थिति में है और सबसे ज्यादा उसमें पावर है। ठीक है बच्चों, तो पावर के हिसाब से यहाँ पे देखो कलर पेपर पूछे जाते हैं, ये भी है। तो ये रेंज दी गई है कि अगर तारे का कलर नीला है तो उसका जो पावर होगा वो 50,000 से लेकर 28,000, ये रेंज है। ठीक है, 50,000 से 28 घटते हुए क्रम में। ठीक है, इस रेंज में उसका तापमान होगा। ठीक है, अगर नीला सफेद है, नीला सफेद मतलब नीला और सफेद मिक्स कलर इस टाइप का दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी जो रेंज है वो 28,000 से लेकर 10,000। ठीक है, सफेद दिखाई पड़ रहा है तो 10,000 से लेकर 7,500। ठीक है, सफेद और पीला मिक्स कलर है तो 7,500 से लेकर 6,000। ठीक, और पीला रंग दिखाई पड़ रहा है तो 6,000 से 4900। ठीक, और नारंगी है तो 49 यानी 4900 से लेकर 3500, और लाल है तो 3500 से 2800 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर होता है। यानी कि लाल जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जितना उनका टेम्परेचर कम होगा उतना ही क्या होगा, वो खत्म होने की स्थिति में होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये कंडीशन है तारे पे ना। देखो पेपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाएगा कि कलर कौन कौन से होते हैं, किस कलर में कितना क्या रेंज होती है टेम्परेचर की। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या पूछा जाएगी कि तारे में क्या क्या घटनाएं होती है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले क्या होगा कि वे बादल, गैस के वे बादल जिनसे तारों का निर्माण होता है उसे स्टेलर, मैंने बताया था जिन तारों से क्या होता है बादलों का निर्माण होता है उसे स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। और स्टेलर नर्सरी यानी कि वो गैस के जो बादल हैं जब उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो थोड़े पास में आते हैं, संघनित होते हैं, और उस स्थिति को आदि तारा कहा जाता है। आदि तारा में जब और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पास आते हैं और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तारा कहते हैं।
जब नाभिक प्रक्रिया होते होते पूरी कंप्लीट हो जाती है और बंद हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और जो लाल दानव की स्थिति है वो भी उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जाकर लास्ट में क्या होता है, विस्फोट होता है और इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है और तारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसमें होता है ना, और तारा इस तरह से जन्म लेता है, इस तरह से मरता है। अच्छा, इसके अलावा एक तो इसमें फैक्ट और है, जैसे आपका श्वेत बामन होता है, काला बामन होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है ना, लेकिन जो मेन उसके पार्ट, जो मेन घटना है वो मैंने आपको बता दी, जो पेपर में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, जितना बताया इतना पढ़ लेंगे तो पेपर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपका शुरू करूंगा सौरमंडल, क्योंकि ब्रह्मांड के जो टॉपिक थे मेन वो सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगला जब जाएंगे तो हम हमारी जो गैलेक्सी चल रही है उसी का एक पार्ट है सौरमंडल, सौरमंडल टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, दोस्तों से करवाएं, और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।